हेलो गाइस, फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर किशन सगर और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दांत, खाज, खुजली, फंगल इन्फेक्शन, रिंगवर्म, टीनिया, आप जो भी बोलते हो उसे। आपने आसपास ऐसे कई लोग देखे होंगे जिन्हें तकलीफ है फंगल इन्फेक्शन की, दांत की, और उन्होंने कई सारे डॉक्टर्स बदले होंगे, कई सारे ट्रीटमेंट ली होगी, लेकिन फिर भी वो दांत फिर से वापस होने लगती है। और कई लोगों ने तो लाखों रुपए की इसमें मेडिसिन ले ली है, फिर भी उसको 100% से दांत नहीं जाती पूरी तरह से। जितनी देर तक वो दवाई लगाते हैं उतनी देर तक अच्छा रहता है, बाद में वो थोड़े दिनों में फिर से वापस आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है कि बार बार वापस दांत क्यों हो जाती है? हमने तो पूरी तरह से अच्छी तरह से ट्रीटमेंट ली होती है, स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा के ट्रीटमेंट ली होती है, फिर भी ऐसा क्यों होता है कि वो दांत फिर से वापस आ जाती है? तो दांत की ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करें तो सिर्फ ट्रीटमेंट से ही आपकी दांत नहीं जाएगी, उसमें कुछ आपको सावधानियां और परहेज रखनी होगी। तो आज हम इस वीडियो में उसी सावधानियां और परहेज के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आप ट्रीटमेंट के साथ में ध्यान रखें तो वो आपकी दांत 100% ठीक हो जाए और वो फिर से वापस बार बार ना हो। और दोस्तों, हमने ट्रीटमेंट दांत, खाज, खुजली, फंगल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, जो कि हम ऊपर आई बटन में भी दे देंगे और उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आपको दांत, खाज, खुजली है तो ट्रीटमेंट के साथ में आपको ये ध्यान रखना है, चाहे आपको कोई भी स्किन स्पेशलिस्ट या कोई आपके डॉक्टर्स की दवाई चालू हो, और उसके साथ में आपको ये ध्यान रखना है सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखोगे, परहेज करोगे तो आपकी दांत 100% ठीक होगी और फिर से वो वापस नहीं होगी। तो इसमें पहला पॉइंट आता है कि आपको जो आपके डॉक्टर्स ने जो दवाइयाँ दी है उसको स्किप नहीं करनी है या अपने आप से बंद नहीं करना है। यानी कि अगर आपके डॉक्टर्स ने जो कोर्स आपको दिया है वो आपको बीच में बंद नहीं करना है अपने आप से। या तो फिर आप कई लोग क्या करते हैं कि 1-2 दिन दवाई लेते हैं, 1-2 दिन भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर 1 या 2 दिन भी आप दवाई नहीं लोगे तो आपको खुजली आना चालू होगी वहाँ पर, और खुजली जैसे ही आएगी आप वहाँ पर खुजाओगे तो उतनी ही तेजी से वो फिर से बढ़ने लगेगी। तो आपको अपना मेडिसिन का जो कोर्स है वो पूरा करना है, और डॉक्टर्स का फॉलोअप में आपको बार बार जब भी आपको दिखाने को बोला है आपको जाना है और कोर्स पूरा लेना है। दूसरा पॉइंट है स्टीरॉयड क्रीम्स। आजकल क्या हो गया है कि कई लोग अपने आप से ही कोई भी मेडिकल स्टोर में जाके कोई भी क्रीम्स लेकर लगाने लगते हैं जिसमें स्टीरॉयड कंटेंट रहता हो। स्टीरॉयड कंटेंट में क्या आता है, जिसमें जिस भी क्रीम में बीटामिथाजोन, बेक्लोमिथाजोन, डेक्सामिथाजोन, बेटनेसोल, ये सारे स्टीरॉयड दवाइयाँ हैं। ये जो कंटेंट्स रहते हैं ऐसी क्रीम्स आपको यूज़ नहीं करनी चाहिए। क्यों यूज़ नहीं करनी चाहिए? क्योंकि स्टीरॉयड क्रीम्स के बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और वो दांत को ठीक नहीं करती है। सिर्फ और सिर्फ उसमें जो उसका जो निशान होता है उसको ये सप्रेस कर देता है, जो दांत को सप्रेस करती है उसको दबा देता है स्टीरॉयड। तो स्टीरॉयड से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? तो अगर आप स्टीरॉयड क्रीम्स लगाओगे तो आपकी स्किन है वो पतली हो सकती है और स्किन की जगह पर आपको रेसिस हो सकते हैं, या तो फिर स्ट्रेच मार्क बन सकते हैं। और जिस भी पार्ट पर आप ये स्टीरॉयड वाली क्रीम्स लगाओगे वहाँ पर जो आपकी लोकल इम्यूनिटी है वो कम हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा कि वो लोकल पार्ट है वो कमज़ोर हो गया है, और जब भी आप ये स्टीरॉयड क्रीम्स लगाना बंद करोगे उसके बाद ये उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से वो दांत फिर से आ जाएगी। अगर पहले निशान छोटा था तो दूसरी बार जब स्टीरॉयड लगाना आप बंद करोगे तो दूसरी बार जो दांत का जो फंगल इन्फेक्शन का जो निशान पड़ेगा वो उससे भी बड़ा होगा। फिर से आप स्टीरॉयड लगाओगे, फिर से वो सप्रेस हो जाएगा, और फिर से आप बंद करोगे तो फिर से उससे भी बड़ा होगा। ऐसे ऐसे आपकी दांत बहुत ज़्यादा स्प्रेड होती जाएगी। तो आपको स्टीरॉयड क्रीम्स यूज़ नहीं लगानी है। जिस भी क्रीम्स में 4-5 कंटेंट एक साथ में आते हो, इसमें एंटी फंगल एंटीबायोटिक दवाइयाँ भी होती है लेकिन स्टीरॉयड भी होता है, तो आपको विदाउट डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के ऐसी स्टीरॉयड क्रीम्स नहीं लगानी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ प्लेन एंटी फंगल जो क्रीम्स आती है, जो लोलिकोनाजोल, क्लोट्रीमाजोल, कीटोकोनाजोल, ये सारी जो प्लेन एंटी फंगल क्रीम्स होती है, यही जो कंटेंट्स आते हैं यही आपको क्रीम्स दांत के ऊपर लगानी चाहिए। स्टीरॉयड वाली क्रीम्स नहीं लगानी चाहिए। इसमें तीसरा पॉइंट है कि अगर आपको डायबिटीज है तो आपको आपका शुगर लेवल हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए। क्योंकि अगर आपको डायबिटीज है और साथ में आपको दाद है तो डायबिटीज वाले मरीजों को वैसे ही आपको पता है कि कहीं पर घाव लग जाए तो ठीक होने में टाइम लगता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि डायबिटीज वाले मरीजों की ऑलरेडी उसकी इम्यूनिटी कम होगी, तो उसको कोई भी डिजीज़ होगा तो वो उतना जल्दी नहीं चला जाएगा, उतना उसको मेडिसिन में रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। तो उसको अपना शुगर लेवल कंट्रोल रखना है, क्योंकि अगर इसकी इम्यूनिटी
कम होगी तो उतना ही जो दांत का फंगल इन्फेक्शन का जो इन्फेक्शन है वो उतनी ही देर लगाएगा जाने के लिए, और उसको उतना इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिलेगा अगर उसका शुगर अनकंट्रोलेबल है। तो अपने डायबिटीज़ वाले मरीज है और उनको दांत खाज खुजली है तो उनको अपना शुगर लेवल कंट्रोल रखना चाहिए। साथ में दवाइयाँ डायबिटीज़ की टाइम पर लेनी चाहिए, और जो मीठी चीज़ें शुगर कंटेंट वाली ज़्यादा वो आपको नहीं खानी चाहिए। इसमें चौथा पॉइंट है कि अगर आपके नाखून बड़े हुए हैं तो आपको छोटे रखने हैं। रेगुलरली आपको अपने नाखून को कट करते रहना है, क्योंकि अगर आप नाखून बड़े रखोगे तो जब भी आप वो दांत वाले पार्ट पे खुजली आएगी और आप खुजाओगे तो और उसके बाद आप दूसरी जगह पर कहीं पर खुजाओगे या फिर कोई दूसरे लोगों को छूओगे तो क्या होगा कि ये जो दांत के जो फंगस है वो आपकी नाखून में चिपक जाएगी और दूसरी जगह पर भी इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है आपको, या तो फिर किसी और को आप छूओगे तो वहाँ पर भी ये स्प्रेड होने का खतरा है। तो आपको नाखून छोटे रखने हैं और वहाँ पर खुजाना नहीं है, जहाँ पर भी दांत खाज खुजली है वहाँ पर छूना ही नहीं है। पांचवा पॉइंट है कि अगर आपके घर में किसी और को भी दाद है, आपको दाद है और साथ में किसी और भाई बहन या फिर माता पिता को, घर में कोई और फैमिली मेंबर को भी दांत खाज खुजली या कोई फंगल इन्फेक्शन है, स्किन डिजीज है, तो सबकी ट्रीटमेंट एक साथ में करनी चाहिए, क्योंकि ये एक चेपी रोग होता है। ये अगर एक व्यक्ति को है तो ये दूसरे व्यक्ति को फैल सकता है। तो अगर आपको आपके फैमिली मेंबर में किसी को है तो सबकी ट्रीटमेंट एक साथ करवानी चाहिए, क्योंकि अगर एक की ट्रीटमेंट कराएंगे दूसरे की नहीं कराएंगे तो दूसरे का जो इन्फेक्शन है वो पहले वाले में फिर से लगेगा। पहले वाले को अच्छा हो जाएगा दवाई से, फिर भी वो दूसरे वाले का इन्फेक्शन फिर से इसको लग सकता है। इसीलिए सबकी ट्रीटमेंट आपको एक साथ करवानी चाहिए अगर घर में एक से अधिक व्यक्ति को अगर दाद या फिर फंगल इन्फेक्शन है तो। छठा पॉइंट है कि अगर आपको दाद है, खुजली है, फंगल इन्फेक्शन है तो आपको आपकी सारी चीज़ें सेपरेट रखनी है, घर में अलग रखनी है दूसरे मेंबर से। आपके कपड़े, टॉवेल, रूमाल, जो ओढ़ने के लिए चादर होती है, जो बिछाने की चादर होती है, आपकी सारी चीज़ें, जो नहाने का साबुन होता है, कपड़े धोने का साबुन होता है, सारी चीज़ें आपकी अलग रखनी है और धुलवानी भी अलग से है, जिससे कि आपकी दाद है वो दूसरों को स्प्रेड ना हो। सातवां पॉइंट है कि अगर आपको दाद खाज खुजली है तो आपको जो जब नहाने के बाद आप शरीर को पोंछने के लिए जो टॉवेल यूज़ करते हैं वो पूरे शरीर के ऊपर तो पोंछते ही हम, लेकिन जो दाद वाला पार्ट है वहाँ पर आपको उसी टॉवेल से पोंछना नहीं है। जो दाद वाला पार्ट है उसको पोंछने के लिए एक अलग से नैपकिन रखना है आपको, जो वहाँ पर आपको यूज़ करना है, और जो उसको यूज़ करने के बाद उसको गर्म पानी में डाल देना है और अच्छे से डेली उसको वॉश करना है। और जो दाद वाला पार्ट है उसके ऊपर जो साबुन हम यूज़ करते हैं वो भी जो पूरे शरीर में हम जो नॉर्मल साबुन यूज़ करते हैं वो नहीं करना है। दाद वाले पार्ट के लिए एक अलग एंटी फंगल सोप आपको रखना होगा, और जो दाद वाला पार्ट है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ वही सोप इस्तेमाल करें, और वो सोप दूसरे बॉडी पार्ट्स के ऊपर हमें इस्तेमाल नहीं करना है, जिससे कि दाद शरीर के और हिस्सों में भी कहीं पर फैले ना और ज़्यादा स्प्रेड ना हो और जल्दी से ठीक हो जाए। आठवां पॉइंट है कि अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट और फिट कपड़े पहनते हो तो आपको नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि अगर दांत खाज खुजली है आपको तो अगर ज़्यादा टाइट और फिट कपड़े आप पहनेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा पसीना होगा, वहाँ पर इरिटेशन हो सकता है, और पसीना ज़्यादा वहाँ पर नमी ज़्यादा बनी रहेगी, और जहाँ पर नमी ज़्यादा बनी रहती है खास करके हमारे फोल्डिंग वाले पार्ट्स में, तो वहाँ पर जो फंगस ग्रो होने का चांस ज़्यादा रहेगा, और अगर आपको पहले से दाद है तो वो और भी तेज़ी से ज़्यादा स्प्रेड होने लगेगी, ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी। तो आपको बहुत ही ज़्यादा फिट और टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं और हल्के फुल्के खुलते कपड़े पहनने हैं। और बरसात की सीज़न है या तो फिर गर्मी का मौसम है तो आपको जो कपड़े आप पहनते हो या तो फिर कहीं पर भीग गए हैं बरसात की मौसम में, तो आपको गीले कपड़े पहने नहीं रखने हैं, उसको निकाल देने हैं, अच्छे से अपने शरीर को पोंछ के दूसरे कपड़े पहन लेने हैं। नौवां पॉइंट है कि आपको अपना हाइजीन मेंटेन रखना है, यानी कि अपने शरीर को साफ़ सुथरा रखना है, क्लीन रखना है। खास करके जो फोल्डिंग वाले पार्ट्स है, जो ग्रोइन रीजन, अंडर आर्म्स, हमारे नेक, बटक, जो लेडीज़ में ब्रेस्ट के नीचे का जो पार्ट है, वो ये सारे जो पार्ट्स है वो अच्छे से क्लीन करके वहाँ पर नहाने के बाद पानी रहना चाहिए, वो ध्यान रखना चाहिए। और डेली हमें साफ़ सुथरे रहना चाहिए, डेली हमें अपने कपड़े बदल देने चाहिए, अपने आप को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और एक बार आपको इन्फेक्शन पूरा ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आपको अपने सारे कपड़े, टॉवेल, रोमेल, जो चादर है, जो वो सारी चीज़ें आपको फेंक देनी है, या तो फिर अगर आप उतने अफोर्डेबल नहीं हो फेंक नहीं सकते, इसमें थोड़ा खर्चा होगा। अगर आप अफोर्डेबल नहीं हो तो आपको क्या करना है कि
गर्म पानी में सारे कपड़े अपने डाल देने हैं। उसके बाद उसको धोने के बाद धूप में सुखा देने हैं और 2-3 दिन तक धूप में ही रहने दे। उसके बाद उसको फिर यूज़ करना है, या तो फिर आप अफोर्डेबल हो तो आपको वो सारे कपड़े फेंक देने हैं और आपको नए कपड़े लेने चाहिए, जिससे कि आपका जो दांत का इन्फेक्शन है वो फिर से वापस ना हो जाए। क्योंकि अगर उन कपड़ों में भी कहीं पर भी आपका जो फंगस है वो रह जाएगी तो फिर से आपको लगने के चांस रहेगा, या तो फिर घर में किसी और व्यक्ति को हो सकती है। 10वां पॉइंट है हम फंगल इन्फेक्शन में डाइट के बारे में, कि डाइट क्या लेनी चाहिए क्या नहीं लेनी चाहिए। तो वैसे तो हमें हेल्दी डाइट लेना चाहिए, बाहर का जंक फूड वगैरह नहीं खाना चाहिए, लेकिन उसका कोई रोल नहीं है कि अगर आप जंक फूड खाओगे या कुछ और खाओगे, वेज खाओगे नॉन वेज खाओगे तो उसकी वजह से दाद होगा, क्योंकि डाइट का उतना रोल फंगल इन्फेक्शन नहीं है। आप कुछ भी खा सकते हो, खट्टी चीज़ें भी खा सकते हो। अगर आपको किसी चीज़ की एलर्जी है, जैसे कि कोई व्यक्ति को एलर्जी है कि खट्टी चीज़ें खाने से उसको खुजली चालू हो जाती है, या तो फिर मीठी चीज़ें खाने से हो जाती है, किसी को दूध से, किसी को ऑनियन से एलर्जी है, तो आपको एलर्जी वाली चीज़ें नहीं खानी है, अदरवाइज आप कोई भी चीज़ खा सकते हो। तो ये सारी परहेज और सावधानी आप रखोगे ट्रीटमेंट के साथ में, तो आपकी दाद 100% ठीक हो जाएगी। और इसके साथ में आपको जो डॉक्टर्स ने दवाई दी है वो पूरी लेनी है। जब भी आपको डॉक्टर्स बोला है उसको फॉलोअप में दिखाने के लिए बोले, आपको जाना है। और एक बार मेडिसिन आपकी पूरी हो जाए, कोर्स पूरा हो जाए, दाद चला जाए, उसके बाद भी आपको परहेज रखनी है थोड़े समय तक, 4-6 महीने तक। जो आप अगर आप परहेज नहीं रखोगे, कहीं पर घर में इन्फेक्शन होगा या दूसरों को होगा तो फिर से वापस हो सकता है। इसलिए एक बार आपको ठीक हो जाए, उसको 100% दाद चली जाए, उसके बाद भी आपको ये परहेज थोड़े समय तक रखनी है, जिससे कि बार बार दाद वापस हो नहीं और आपका दाद और फंगल इन्फेक्शन है वो 100% ठीक हो जाए। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए, मस्त रहिए।